दोस्तों, एक बार मेरे चाचा जी स्कूटर से अपने स्कूल जा रहे थे पढ़ाने के लिए और अचानक उनका स्कूटर फिसल जाता है। जैसे ही स्कूटर फिसलता है उनके पैर में चोट आ जाती है। अब इस चोट के बारे में जब गांव में लोगों को पता चलता है तो गांव के लोगों ने आना शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में लोग आते रहे जाते रहे। सबको फिक्र हो जाती कि मास्टर साहब को जो चोट लगी थी। दोस्तों, दरअसल गाँव का कल्चर ही कुछ ऐसा होता है। अगर गाँव में कभी किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, चाहे वह किसी भी जाति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, गांव के लोग उसकी फिक्र करते हैं कि वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कि वो उसका घर में ताला लगा हुआ है तो क्यों लगा हुआ है। गांव के लोग छोटी से छोटी बातों की फिक्र करते हैं, जबकि शहरी कल्चर बिल्कुल अलग होता है। शहर में बिल्कुल पड़ोस में बिल्कुल दीवार से दीवार मिली हुई है तो भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक लड़की 2 सितंबर 2024 को अचानक से लापता हो जाती है और 21 सितंबर 2024 को उसकी लाश मिलती है, वो भी 59 टुकड़ों में मिल जाती है। लेकिन पड़ोसियों को नहीं पता था कि यह ताला क्यों लगा हुआ है। माँ बाप ने भी कोई फिक्र नहीं सोची, क्योंकि वह भी उसी के साथ उसी शहर में रहते थे। पति भी उसी शहर में रह रहा था और वह बाकायदा एक जगह नौकरी करती थी। उस नौकरी करने वाली जगह पर भी कितने लोग आते जाते रहे होंगे, लेकिन किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार वह कहाँ है। लेकिन पता चलता है जब उसमें से दुर्गंध आने लगती है। और यह कहानी सुनने के बाद फिर लोगों को याद आता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के छतरपुर इलाके में 18 मई 2022 को एक लड़की के छोटे छोटे 35 से ज्यादा टुकड़े कर दिए गए थे। उस लड़की का नाम श्रद्धा वालकर होता है और उसके टुकड़े करने वाला जो लड़का होता है आफ्ताब अमीन पुणे वाला। दरअसल इसने उस लड़की के 35 टुकड़े किए और उन्हें जंगल में फेंक देता है। हालांकि मामला अभी कोर्ट में विचार अधीन है और 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में अभी कोई कार्रवाई यानी कि कह सकते हैं कि सजा नहीं मिली है। लेकिन ऐसे ही एक और मामला जब सुर्खियों में आता है तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है उस केस के जानने की। आज हम कहानी जो सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी के माध्यम से उसी केस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार उसका कत्ल किसने किया, क्यों किया, कौन है वो लड़की, कहां से वो आई है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु का एक व्याली कवल एक इलाका है। 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला मकान है। दरअसल 3 मंजिला मकान में एक कमरा होता है। उस कमरे से लगातार दुर्गंध आ रही थी और पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब पड़ोसी परेशान हो जाते हैं तो मकान मालिक को फोन किया जाता है और मकान मालिक को फोन करके कहते हैं कि साहब, कमरे से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, आप आकर देखते क्यों नहीं है, आप आकर बात क्यों नहीं करते हैं। जैसे ही मकान मालिक ने आकर देखा तो वाकई दुर्गंध आ रही थी। मकान मालिक ने जिसको किराए पर दिया हुआ था उसके फोन पर फोन करते हैं तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, बातचीत हो ही नहीं पा रही थी। थोड़ा परेशान हो जाते हैं, फिर सीधा घर जाते हैं। घर जाने के बाद अपने घर के कागजों को टटोलना शुरू कर देते हैं। वह कागज जब उस किरायादार ने किरायानामा बनवाया था तो उसमें अपना अल्टरनेट नंबर भी दिया था, यानी कि अपने नंबर के अलावा ऐसे 1-2 नंबर और दिए थे जिसमें उसकी बहन का और माँ का भी नंबर था। अब मकान मालिक ने जैसे ही दिए गए नंबर पर फोन किया तो फोन करने के बाद एक महिला होती है, मीना राणा, फोन उठाती है। पूछा जाता है, कौन? मैं मीना राणा बात कर रही हूँ, आपकी बेटी है, वह कई दिन से लापता है, बातचीत नहीं हो पा रही है, उसका फोन भी नहीं मिल पा रहा है, आप आके देख सकते हैं। क्या बात है? दरअसल ये जो किराए पर दिया हुआ था, एक चाबी बेटी के पास रहती थी तो एक चाबी माँ के पास रहती थी और माँ और बेटी एक और उसकी बहन होती है। तब माँ बेटी सीधा वहाँ पहुँचती हैं। 21 सितंबर 2024 की दोपहर 3 बजे या 3:30 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। उन्होंने आने के बाद जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते वक्त माँ बेटी साथ हैं और उनकी एक बेटी जो इसी घर में किराए पर रहती है, साथ ही जो किराएदार हैं और जो आसपास के किराएदार हैं, मकान मालिक, सब लोग दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे थे, यह देखने के लिए कि आखिरकार वजह क्या है कि इतनी दुर्गंध आ रही है। जैसे दरवाजा खोला जाता है और दरवाजा खुलता है तो एक तरह की गैस बनी हुई थी और बहुत तेजी के साथ जब दुर्गंध बाहर निकलती है तो लोगों का 1 सेकंड भी वहां पर रुकना दुश्वार हो जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है, बहन तो बहन होती है। माँ बेटी जब अंदर जाती हैं, अंदर जाने के बाद जो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उस दृश्य को देखने के बाद उनकी चीख निकल जाती है। चीख निकलने के बाद सीधा वो उस कमरे से बिल्कुल बाहर आते हैं और इसी बीच में फिर पुलिस को फोन कर दिया जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी अप्रिय घटना हुई है, जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी यहाँ पर आ जाइए। अप्रिय घटना की
सूचना मिलने के बाद अब यहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस को जिस हिसाब से बताया गया था पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी। अब चाहे डॉग स्क्वाड हो या फिर फॉरेंसिक टीम हो या सर्विलांस टीम हो, अब यहाँ टीम आती है और आने के बाद पुलिस आती है। अंदर जाने के लिए बड़ी मुश्किल बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी क्योंकि दुर्गंध बेहिसाब आ रही थी। जैसे ही घर के अंदर कदम रखे जाते हैं तो पता चलता है कि घर के हर एक हिस्से में रसोई से लेकर आंगन जो भी था हिस्सा उस जगह पर कीड़े रेंग रहे थे और एक तरह की लाइन सी जा रही थी और वो लाइन जा रही थी फ्रीज की तरफ। जैसे फ्रीज यानी कि 165 लीटर का सिंगल डोर का एक फ्रिज होता है, उस फ्रिज को जो थोड़ा सा खुला हुआ था थोड़ा सा बाकी खोलने की कोशिश की जाती है तो फ्रिज 3 हिस्सों में बटा होता है। सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें एक मानव के पैर रखे हुए हैं। साथ ही नीचे जब नजर जाती है तो एक सर रखा हुआ है। सर किसी और का नहीं था बल्कि महालक्ष्मी का होता है। महालक्ष्मी जिसने ये कमरा किराए पे लिया हुआ है और महालक्ष्मी का जो ये लगभग 29 साल की उसकी उम्र होती है। बीच का जो हिस्सा था फ्रीज का उसमें शरीर के बाकी हिस्से पड़े हुए थे और कुछ हिस्से इस घर में चारों तरफ इधर से उधर फैले हुए थे और कीड़े इस घर के हर एक हिस्से में रेंग रहे थे। उन्हें बाहर निकलने का शायद मौका नहीं मिल पाया। अब यह खबर थी कि सोशल मीडिया पर थोड़ी ही देर में वायरल होनी शुरू हो जाते हैं और जिस तरह से दिल्ली के छतरपुर में एक लड़की की यानी कि श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी जाती है आफ्ताब अमीन पुणेवाला द्वारा, तो वैसे ही मामला की उस मामले से जोड़कर इस मामले को देखा जाने लगता है। अब हर किसी का एक सवाल था कि हत्या किसने की है, क्यों की है, क्या मामला है। बहुत सारे सवाल थे। अब हर कोई इन सवालों के जवाब जानना चाहता था, लेकिन सबसे पहले इन सवालों का जवाब या तो परिवार के लोग जानना चाहते थे या फिर पुलिस जानना चाहती थी। पुलिस ने जब यहाँ जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो इस लड़की का जो महालक्ष्मी का जो फोन होता है वही बेड पर मिल जाता है। उसको तुरंत ही सर्विलांस पर लगा दिया जाता है देखने के लिए कि आखिरकार इस फोन पर कब कब किस किस से बातें हुई है, किस किस से यह कांटेक्ट में थी। तो आखिरी बार जो फोन होता है वो 2 सितंबर 2024 को होता है। इससे पता चलता है पुलिस ये फिर अंदाजा लगाने लगती है कि यह शायद 2 और 3 सितंबर 2024 को इस लड़की की हत्या हुई है। लेकिन क्यों हुई है, किसने की है, अब इन सवालों के जवाब जानने की जब कोशिश कर रहे थे एक तरफ तो उसकी जो लाश के टुकड़े थे इनको इकट्ठा करने के लिए पोस्टमार्टम हाउस में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको बुलाया जाता है, क्योंकि चारों तरफ यह जो ब्लड और जो मांस के टुकड़े फैले हुए थे उनको पुलिस के लिए इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम हो रहा था दुर्गंध की वजह से। हालांकि पोस्टमार्टम की जो टीम होती है उसने आके इकट्ठा करना शुरू किया। पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू हो जाती है और गिनती कराई जाती है तो 59 टुकड़े पाए जाते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है। और यह बताया जाता है कि जो हत्या हुई है लाश मिलने के 6 या 7 दिन पहले की गई है। हालांकि इस लड़की का जो मोबाइल नंबर था वो 2 सितंबर से काम करना बंद कर देता है, 19 दिन तक वो गायब रहती है। अब इसके बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो महालक्ष्मी नाम की ये महिला होती है जिसकी उम्र 29 साल के आसपास होती है और यह महिला नेपाल की रहने वाली होती है। दोस्तों दरअसल 2019 तक यह महिला नेपाल में रहती थी। इसके परिवार भी नेपाल में ही रहता था, लेकिन परिवार के लोगों ने 2019 में हेमंत दास नाम के एक व्यक्ति से इनकी शादी कर दी और हेमंत दास मोबाइल की शॉप पर काम करता था बेंगलोर में और वो अपनी पत्नी को भी साथ लेकर चला आता है। बिल्कुल जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन मार्च अप्रैल 2023 तक तो जिंदगी ठीक चल रही थी। इस बीच में एक बेटी भी पैदा हो जाती है। हेमंत दास मोबाइल की एक शॉप पर काम करता था और यह लड़की होती है महालक्ष्मी। इसको मल्लेश्वर में एक नामी ग्रामी मॉल होता है, वहां पर ब्यूटी शॉप पर सेल्स वुमेन लीडर का इसम जॉब मिल जाता है और जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। लेकिन एक दिन इस व्यक्ति यानी कि हेमंत दास को यह पता चलता है कि उसकी पत्नी का एक नाई की दुकान पर काम करने वाले लड़के अशरफ से अफेयर चल रहा है और इसी वजह पर इन दोनों में झगड़ा होता है, फसाद होता है और लड़की ने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। उसने अपनी बेटी को भी नहीं लिया, जबकि उसकी बेटी होती है। बेटी पति के साथ रहने लगती है इनके हेमंत दास के और यह महालक्ष्मी अपनी माँ के साथ चली जाती है। माँ के साथ कुछ दिन जहाँ वो रहती थी उसी इलाके में रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ से वो अपना अलग कमरा ढूंढ लेती है और जो कमरा लिया जाता है वह बयाली कबल इलाके में लिया जाता है। 3 मंजिला जो मकान होता है वहाँ रहना वो शुरू कर देती है। वहाँ पर उसकी जिंदगी ठीक चल रही थी। सुबह लगभग 9:30 बजे घर से निकलना होता था, रात लगभग 10 बजे के आसपास अपने कमरे पर आना होता था। आसपास के लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं
की है कि अकेली लड़की रहती है, कभी इसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, अड़ोस पड़ोसी को शहर में वैसे भी मतलब नहीं होता है, वो आती थी जाती थी और उसकी जो दिनचर्या थी वो अपने आप में बिजी थी, या फिर मैं जो काम करती थी वहाँ लोगों से जान पहचान थी, लेकिन एक अनजान व्यक्ति था जो उसे लाता था और लेकर जाता था, ऐसा पड़ोसी बताते हैं। लेकिन जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और पति ने जब शिकायत बताई तो कहा कि अशरफ ने ही इसका हत्या की होगी, अशरफ ही यह सब कर सकता है। पुलिस ने अशरफ को पकड़ा, गिरफ्तार किया और उससे जब पूछताछ की तो उससे कुछ ऐसी जानकारी निकल नहीं पाती है, लेकिन पुलिस को शक यह भी होता कहीं ऐसा तो नहीं पति का रोल हो। पति से भी जब जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है तो पति का भी इसमें कोई रोल नजर नहीं आता। ऐसे स्थिति में महालक्ष्मी से जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग होते हैं उनसे भी पूछताछ की जाती है। फिर पुलिस को एक सबूत हाथ लगता है, पुलिस को ऐसा क्लू हाथ लगता है कि पुलिस का यह दावा है कि इस घटना का हर हाल में उन्होंने खुलासा कर ही देना है, लेकिन कुछ थोड़ा सा समय चाहिए। भुवनेश्वर का रहने वाला कोई व्यक्ति है जो कि फिलहाल पश्चिमी बंगाल में रह रहा है, इसके लिए 6 टीमें बनाई जाती हैं। उसको गिरफ्तार करने के लिए बाकी लोगों को भी हिरासत में लिया हुआ है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन बेंगलोर पुलिस का दावा है कि बहुत जल्दी इस घटनाक्रम का खुलासा होने वाला है और वह जल्दी ही उस कातिल तक पहुंच जाएंगे। कत्ल क्यों किया है, इसके पीछे की वजह क्या है? पति से बात करते हैं तो वो कहता है कि अशरफ ने कत्ल किया है। पुलिस से बातचीत अगर मीडिया करती है तो पता चलता है कि कातिल अभी बाहर है, वह घूम रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, जितनी जल्दी हो सकता है उसे पकड़ सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। गाँव का कल्चर भी अगर शहर में आ जाए तो इस तरह की लड़कियों की हत्या बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि गांव के लोग अपने आसपास के लोगों की बड़ी फिक्र करते हैं। शहर के लोग ऐसे फिक्र ही नहीं करते, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में तो रह लेते हैं, लेकिन यही नहीं पता होता कि पड़ोस में रह कौन रहा है, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने नहीं है। सबको अपने अपने आप में अपनी आप से पड़ी होती है, बाकी किसी से कोई ज्यादा मतलब रखता नहीं है। काश के अड़ोस पड़ोस वालों ने अगर ध्यान दिया होता तो जिस दिन क्या कत्ल हो रहा था उसी दिन यह पकड़ा जाता कातिल, और आसपास में घरों में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए थे। काश के सीसीटीवी कैमरे लगे होते या उस बिल्डिंग वाले ने ही सीसीटीवी कैमरे लगवाए होते तो कातिल पकड़ा जाता बहुत जल्दी। लेकिन पुलिस है कि अगर अपनी ईमानदारी पर आए तो कहते हैं कि जमीन की 7 तह के अंदर भी कातिल घुस जाएगा तो उसे भी खींच के ले आएंगे, और पुलिस से यही उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही असली कातिल को पकड़कर वह सलाखों के पीछे पहुंचाएं। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।